है आपका भाईजन जर्नी। दोस्तों, संस्कृत साहित्य के शेक्सपियर के नाम से प्रसिद्ध व्यक्ति जिन्होंने अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूत और कुमार संभव जैसे ग्रंथ लिखे हों, ऐसे महान कवि कालिदास क्या काल्पनिक व्यक्ति थे? कालिदास का जन्म कब और कहाँ हुआ? कालिदास द्वारा लिखित पुस्तकें किस कालखंड में लिखी गईं? और आज के ब्रह्मवादी इतिहासकार कालिदास के जन्म स्थान को लेकर क्या भ्रम फैलाते हैं, इन सभी सवालों के जवाब जानेंगे आज के इस स्पेशल एपिसोड में। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कालिदास का जन्म काल और जन्म स्थान के बारे में आज तक किसी को स्पष्ट पता नहीं है कि कालिदास किस ईस्वी में और किस स्थान पर पैदा हुए, किस विद्यालय में पढ़कर कब विद्वान लेखक बन गए। यह एक अबूझ पहेली है। तीसरी सबसे अहम बात यह है कि कालिदास द्वारा लिखित सारी रचना कागज पर और वैदिक संस्कृत में है। आप लोगों को पता ही होगा कि कागज और वैदिक संस्कृति की लिपि कब बनी है। अगर नहीं पता तो आप गूगल पर सर्च करिए, भारत में कागज पहली बार कब आया, देवनागरी लिपि कब विकसित हुई जिसमें संस्कृत भाषा को लिख सकते हैं, तो आपको सच्चाई पता चल जाएगी। कालिदास का लिखा हुआ संस्कृत का एक नाटक मालविकाग्निमित्रम है। इस नाटक में मालव देश की राजकुमारी और विदिशा के राजकुमार अग्निमित्र शुंग नाम के पात्र का वर्णन मिलता है। इस नाटक का संबंध महलों में चलने वाले पुराने संबंधों का उन्मूलन करने से है। फिर भी भ्रमिक समुदाय को किसी काल और किसी स्थान में स्थापित होना था तो कर दिया। कालिदास का दूसरा संस्कृत नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम आज काफी प्रसिद्ध है। कालिदास की विश्वसनीयता इसी से समझ सकते हैं कि अभिज्ञान शाकुंतलम में ऋषि विश्वामित्र की बेटी शकुंतला का वर्णन मिलता है। यह वही विश्वामित्र और शकुंतलाएं हैं जो वेदों के पात्र रहे हैं। वहीं कालिदास की तीसरी रचना रघुवंशम में रघुकुल के राजाओं को वर्णन मिलता है। ऐसे कालिदास के नाम से संस्कृत में लिखा हुआ काफी नाटक मिलता है। अब मौर्य काल के बाद गुप्त काल का बड़े पैमाने पर साक्ष्य मिलता है, सिक्कों से और भी काफी सारे शिलालेखों वगैरह। तो उस समय देश में ज्ञान विज्ञान के लिए शिक्षा के काफी विश्वविख्यात महाविहार या विश्वविद्यालय हुआ करते थे, जैसे नालंदा हो गए और बहुत सारे 70 बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी के सबूत मिल चुके आज खुदाई में, तेल्हाड़ा, तक्षशिला आदि, जिसमें देसी विदेशी विद्यार्थी पढ़ाई करने के लिए या पढ़ाने के लिए आते रहते थे। उसी गुप्त काल में इत्सिंग और फाइयान भी यहाँ पर आए थे, जिनका यात्रा वृत्तांत आज काफ़ी फेमस है। उस यात्रा वृत्तांत में कहीं भी कवि कालिदास लेखक या उसके द्वारा प्रयुक्त संस्कृत भाषा का कहीं भी उल्लेख नहीं मिलता है। गुप्त काल के बाद एक और यात्री वैनसांग भारत आते हैं, लेकिन इनके यात्रा वृत्तांत में भी किसी कालिदास का वर्णन मिलता ही नहीं है। गुप्त काल में सम्यक संस्कृति की महानता वाली जानकारी हो और उसमें गपोड़ी वंश का कोई योगदान ना हो, पाखंडियों का कोई योगदान ना हो, भला यह कैसे होने वाला है? इसी कमी को पूरा करने के लिए पाखंडियों के वंशजों ने पूर्वजों ने एक अज्ञात कवि कालिदास को बैठाया, जिससे एक तीर से दो शिकार हो रहे हैं। कौन से तीर? एक तो स्वयं राजदरबारी बनकर गुप्त शासक का श्रेय लिया गया, तो वहीं दूसरा श्रेय जो क्या है, दरबारी लेखक के लेखन से शुंग को भी वैदिक समर्थक सत्यापित कर दिया गया। इसी वजह से आज कवि कालिदास की महानता गुप्त काल के दरबार से जोड़कर काफी प्रचारित की जाती है। यह वही गुप्त शासक हैं जिनकी जानकारी पहली बार अंग्रेजों के द्वारा खुदाई से मालूम हुई, लेकिन आज तक गुप्त काल का कोई दरबार या राजमहल नहीं मिला है। फिर भी
गपोडियों ने अपने पूर्वजों को गुप्त दरबार में कवि के रूप में प्रकट करवा दिया। आप लोगों को इस बात की जानकारी पर बहुत आश्चर्य होगा कि कालिदास ने गुप्त सम्राट के दरबार में दरबारी रहते हुए लेखन किया, लेकिन कालिदास ने अपने किसी भी नाटक में गुप्त वंश के किसी शासक का उल्लेख तक नहीं किया है। अब क्यों नहीं किया भाई, इससे आप कुछ समझो। इसका मतलब बंदा था ही नहीं, किसी और को बैठा दिया कालिदास के नाम से करके। तो दोस्तों यह थी कालिदास के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी। आपको इस विषय पर और क्या चाहिए, क्या जानकारी चाहिए, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। अंत तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धा।